नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। जब शेयर मार्केट नहीं था, एसआईपी नहीं थी, ईटीएफ भी नहीं था, तब भी निवेश था। लोग तब गोल्ड यानी सोने को बुरे वक्त के लिए बचा कर रखते थे। इसीलिए सोने को बुरे वक्त का साथी भी कहा जाता है। लेकिन वक्त बदला, निवेश के तमाम तरीके आए, जिन्हें मॉडर्न भाषा में एसेट क्लास कहा जाता है। लेकिन सोने में निवेश की चमक कम नहीं हुई और न लोगों का इससे इमोशनल लगाव कम हुआ। एक बार फिर सोना खरीदने का समय है, क्योंकि अक्षय तृतीया करीब है। अगर आप भी सोने में निवेश करना चाहते हैं तो सोना खरीदने का सबसे सही तरीका क्या है? ज्वेलर्स के पास जाकर फिजिकल खरीदें या बॉन्ड खरीदें या ईटीएफ बेस्ड ऑप्शंस खरीदें? आज हमारे खास शो ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम यही आपको बताएंगे। हमारे साथ आज दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मठपाल साहब और मनी एज्यू स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपको एक बार बता देते हैं कि क्या क्या अहम चीज़ें हम शो में आज लेकर आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या गोल्ड निवेश बढ़ती महंगाई से निपट सकता है? हम अपने एक्सपर्ट से, अपने मेहमानों से जानेंगे। साथ ही फिजिकल गोल्ड में निवेश के मुकाबले डिजिटल निवेश बेहतर कैसे है, ये भी समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। गोल्ड रिटर्न का अब तक का सफर कैसा रहा है, किस तरह का रिटर्न गोल्ड ने दिया है, और अक्षय तृतीया जो आने वाली है, अब उसमें गोल्ड में निवेश कितना फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड और लोन से जुड़े सवाल आप हमें भेज सकते हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। तो आपको करना क्या है? आपको करना है हमें व्हाट्सएप, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर 9619873567 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप वीडियो बनाकर अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। तो आपके सभी सवालों के जवाब हमारे शो में हम शामिल करने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए तो अपने मेहमानों से चर्चा शुरू करते हैं। और आज जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये कि महंगाई, ऐसा लग रहा है कि हर आम आदमी की जेब काटता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो खाने पीने की हो या दूसरी तरह की महंगाई। अब सवाल ऐसे में उठता है कि आपको अपनी निवेश की स्ट्रैटेजी में किस तरह के बदलाव करने चाहिए। सोना हमेशा से एक अच्छा रिटर्न देने वाला एसेट क्लास रहा है। पंकज जी, आपसे शुरुआत करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि हिस्टोरिकली तो हम जानते हैं कि सोने ने अच्छा रिटर्न हमेशा दिया है, लेकिन आज जब एक निवेशक के पास कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, क्या आपको लगता है कि आज भी सोना महंगाई से निपटने के लिए एक अच्छा टूल साबित हो सकता है? देखिए, सोना पोर्टफोलियो में होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, हालांकि हम पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखें तो सोना करीब करीब 3 गुना बढ़ गया है। और ऐसे वक्त पर जबकि दुनिया भर में बहुत असमंजस का माहौल है, तो ऐसे में डेफिनेटली सोना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का जरिया माना जा सकता है। लेकिन फिर भी ये कहना कि सोना लॉन्ग टर्म में क्या इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा, तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो सोने के रिटर्न होते हैं वो अ, इतने नहीं होते जितना कि हम ये बात करें कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है। फिर दूसरी और चीजें भी हैं कि सोने में निवेश करने पर जो बाकी के जो खर्चे हैं वो भी आपको देखने होते हैं। तो सोना एक जरिया है, आपके पोर्टफोलियो में सोना जरूर होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं हमेशा जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो मेरी पहली चॉइस जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी होती है, क्योंकि इक्विटी के रिटर्न्स सोने से भी बेहतर रहे हैं हिस्टोरिकली। तो सोना एक एसेट क्लास है जो कि पोर्टफोलियो में होना चाहिए, आपको जरूर शामिल करना चाहिए। लेकिन पूरी तरह से कई बार देखा है कि इंडियंस को स्पेशली सोने से इतना प्यार है कि बहुत ज्यादा, चाहे वो फिजिकल में हो, डिजिटल में हो, या ज्वेलरी के रूप में हो, चाहे बार्स एंड कॉइन्स हो, लेकिन सोने में निवेश को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि सोने को एक एसेट क्लास रखिए अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन बहुत ज्यादा लगाव होना सोने से शायद बहुत फायदेमंद साबित नहीं हो पाएगा। बड़ा मुश्किल लगता है पंकज जी ये भारतीयों को समझाना कि सोने से बहुत ज़्यादा लगाव न रखा जाए। जैसा आप कह रहे हैं बात तो सही है, लेकिन हमने देखा है कि चाहे वो शादी ब्याह का मौका हो या किसी भी तरह का कोई शुभ अवसर हमारे देश में जब आता है, तो न सिर्फ लोग अपने लिए सोना खरीदते हैं बल्कि गिफ्ट में भी कई बार अलग अलग तरह से, जैसा आप खुद कह रहे हैं, ज्वेलरी के तौर पर सोना गिफ्ट करने की को प्रेफर करते हैं। और फिर ये कहा जाता है कि ये तो लंबे समय का इन्वेस्टमेंट हो गया है, लेकिन शायद लोग वहीं कंफ्यूज
होते हैं। अर्णव जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि जैसा कि पंकज जी बता रहे हैं यहाँ पर कि सोना होना जरूर चाहिए लेकिन पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंसी ना हो, कितना हिस्सा पोर्टफोलियो का एक कॉमन इन्वेस्टर को, एक निवेश करने वाले को सोने में रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? जी देखिए, जब भी कोई पोर्टफोलियो बनाता है तो उसमें अलग अलग प्रकार के एसेट क्लास इसलिए होते हैं ताकि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिले और खास करके बेनिफिट ये मिले कि जब कोई एक एसेट क्लास अच्छा ना कर रहा हो तब दूसरे एसेट क्लास से आपको सहारा मिले और पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी आए। तो गोल्ड का ये स्पेसिफिक रोल है पोर्टफोलियो में, लेकिन मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का की जो मात्रा है वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इनफ है आपके पोर्टफोलियो में एक थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए और थोड़ा स्टेबिलिटी भी लाने के लिए। देखिए, कई बार लोग क्या होता है कि अपने पोर्टफोलियो में एक एसेट क्लास में थोड़ी ज्यादा एक्सपोजर ले लेते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जब आप एसेट एलोकेशन कर रहे हो तब आपके उम्र और गोल्स के मुताबिक जब आप पूरा पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपके लिए इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, गोल्ड और थोड़ा कैश भी रखना ये सब जरूरी है। इसीलिए आपको पूरा स्प्रेड आउट करना होता है, लेकिन जब तक आपका एक्सपोजर गोल्ड में अप टू 10% हो तो ये अच्छा है और आपको एक रेगुलर तरीके से निवेश करते हुए ये बैलेंस मेंटेन करना है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता है और दूसरे एसेट क्लासेस में मूवमेंट आती है तब आपका एक्सपोजर टू एवरी एसेट क्लास बदलते रहता है। तो जब आप रीबैलेंसिंग करते हैं तब भी आपको ये ध्यान रखकर इसमें गोल्ड में भी थोड़ा रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा। करेक्ट, रीबैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। गोल्ड में भी अलग अलग एसेट क्लासेस होनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, और 10% तक अगर आप रखें तो वो ठीक रहेगा। पंकज जी, यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि चूंकि हम देखते हैं हिस्टोरिकली जब हम सोने के प्राइसेस देखते हैं तो वो बढ़ते ही हैं, बढ़े ही हैं, पिछले रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिए हैं। तो मेरा सवाल अब यहाँ पर यह है कि जैसे इक्विटी में सलाह दी जाती है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो आपको बेहतर रिटर्न होने की संभावना ज़्यादा है, गोल्ड की कैटेगरी में, गोल्ड के मामले में ये जो लॉन्ग टर्म है ये कितना लॉन्ग टर्म रखना चाहिए? अगर मैंने अपने पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा गोल्ड रख भी लिया तो मेरा जो व्यू है, नजरिया, कितना लंबा होना चाहिए? बिल्कुल। ये सौमित्रा, आपने देखा होगा कि 2010 से लेकर और 22 तक हम बात करें तो पिछले 12 साल में सोना करीब 3 गुना मतलब बढ़ गया। लेकिन इन 10-12 सालों में करीब 3-4 साल ऐसे रहे जब सोने ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। तो इसके लिए आप जब भी सोने में निवेश करें तो यहाँ भी आपका जो नजरिया है 5 साल से लंबा हो तो बेहतर है। क्योंकि आप मान लीजिए कि आपने उस साल में किया होता जिसके बाद सोना गिर गया और फिर 3-4 साल ऐसे रहे जबकि सोने में गिरावट ही देखी गई, तो शायद आपने जिस प्राइस पर इन्वेस्ट किया था वो प्राइस भी आपको नहीं मिल पा रहा था। तो यदि आपका एक इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल या उससे ज्यादा का हो सोने में भी तो बेहतर रहेगा। और इसीलिए हमने देखा, देखिए अगर शायद हम आगे बात भी करें, हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जब बात करेंगे अब देखेंगे जानबूझकर उसका जो टेन्योर रखा गया वो 8 साल रखा गया है। तो हमेशा यदि आप किसी और फॉर्म में भी सोने को ले रहे हैं तो आप 5 साल से अधिक का नजरिया रखिए, तभी आपको यहाँ पर जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम इक्विटी में बात करते हैं, इक्विटी में तो हम और भी लंबी बात करते हैं कि यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म गोल है उनके लिए ही आपको इक्विटी में निवेश करना चाहिए। लेकिन यदि आप बात कर रहे हैं गोल्ड की तो 5 साल का कम से कम इन्वेस्टमेंट होराइजन यहाँ पर होना चाहिए। करेक्ट, तो 5 साल का होराइजन होना चाहिए जब आप गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। 10% तक का हिस्सा आप रख सकते हैं पोर्टफोलियो का गोल्ड में, लेकिन नजरिया आपका 5 से 8 साल का ही होना चाहिए। जो आपने बात कही पंकज जी, बस वही मेरा अगला सवाल भी था। मैं शुरुआत अभी अर्णव जी से करता हूं पहले, फिर आपके पास आऊंगा कि फिजिकल गोल्ड तो हम सब जानते हैं, लोग सोनार के पास जाते हैं, ज्वेलर के पास जाते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं या गोल्ड कॉइन्स खरीदते हैं। ये एक एस्पेक्ट है, उसको फिर रखते हैं अपने घर में या बैंक के लॉकर में। लेकिन आज जो है लोगों के पास कई सारे और विकल्प मौजूद हैं, कई ऑप्शंस हैं। तो अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें कौन कौन से वो ऑप्शंस हैं और उनके फायदे किस तरह के हैं, अर्णव जी पहले आप बताइए। जी देखिए, गोल्ड के आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है। अगर आपको गोल्ड को फिजिकली यूज करना है तो आप उसके लिए कॉइन्स ले सकते हैं, गोल्ड बार्स ले सकते हैं और यहाँ गोल्ड ज्वेलरी ही भी बना सकते हैं। तो ये फिजिकल ऑप्शंस है जहां पर आपको एक्चुअल फिजिकल गोल्ड मिलेगा। उसी तरह एक और ऑप्शन है जहां पर आपको गोल्ड का एक्सपोजर मिलता है जिसे डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं, जहां पर आप
फिजिकली गोल्ड नहीं रखते, लेकिन एक कस्टोडियन होता है जो आपके लिए गोल्ड फिजिकली रखता है, लेकिन आपको एक अपने अकाउंट में गोल्ड का प्रेजेंस दिखता है। ये हो गए ट्रेडिशनल ऑप्शंस और नए ऑप्शंस जहां पर फिजिकल गोल्ड होता है। लेकिन अब काफी सारे ऑप्शंस है जहां पर आपके लिए, जब आप निवेश करना चाहते हो या गोल्ड के प्राइस में एक्सपोजर लेना चाहते हो या गोल्ड के प्राइस के चेंजेस से आप कमाना चाहते हो, उसके लिए ये सही है। तो उसमें आपके पास होता है एक गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक फंड होता है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है और पूरे दिन उसके भाव में बदलाव आता है डिपेंडिंग ऑन चेंजेस इन गोल्ड प्राइसेस। तो ये एक ऑप्शन है। जिन लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है और वो स्टॉक एक्सचेंज पे खरीद नहीं सकते, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स ने गोल्ड सेविंग्स फंड लॉन्च किया हुआ है। गोल्ड सेविंग्स फंड गोल्ड ईटीएफ में ही निवेश करता है, यानी कि आपका एक्सपोजर अल्टीमेटली सेम रहता है। लेकिन जब आप गोल्ड सेविंग्स फंड में निवेश करते हो तो आपके लिए एक ऑप्शन रहता है कि आप म्यूचुअल फंड्स की तरह इसे खरीदे। तो ये छोटे निवेशक के लिए अच्छा रहता है क्योंकि वहां पर वो एसआईपी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चालू कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो एक्चुअली एक प्रिफर्ड ऑप्शन होना चाहिए सब लोगों के लिए, वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो एक 8 साल का ऑप्शन है जहां पर आपको अपार्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू गोल्ड प्राइस एक 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि ये आपका एक्स्ट्रा अर्निंग हो गया। और इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए गोल्ड फ्यूचर्स भी होते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस है। आपके लिए क्या सही है वो आपके नीड और गोल के मुताबिक आपको चूज करना। बात है, कई सारे ऑप्शंस आज बाजार में मौजूद हैं। सिर्फ ज्वेलरी खरीदना ही काफ़ी नहीं, ईटीएफ ले लीजिए, गोल्ड फ्यूचर्स ले लीजिए। पंकज जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। 3 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड करते हैं। एक है जो यंग इन्वेस्टर है, जिसने अभी इन्वेस्टिंग शुरू किया है, वो पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा है, उसके लिए। एक जो है व्यक्ति जो पिछले 10, 12, 15 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके लिए। और एक व्यक्ति जो रिटायरमेंट के काफ़ी करीब है या रिटायर हो चुका है, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है पिछले कुछ समय से। कौन सा ऑप्शन किसके लिए सबसे बेहतर रहेगा, आपका क्या नजरिया है? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि जहां तक ज्वेलरी का सवाल है तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि 2 कारण हैं। एक तो पहली बात यह है कि ज्वेलरी, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम जहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उस समय के बाद में उसको एनकैश करेंगे और उस पैसे से हम अपनी जो जरूरतें हैं, जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, उन्हें अचीव करेंगे। लेकिन ज्वेलरी के मामले में ऐसा नहीं होता है। यदि आपने आज मान लीजिए सोने की चेन बाय की और कुछ समय के बाद आपको लगता है कि अब ये पुरानी हो गई है, डिजाइन पुराना हो गया, तो आप थोड़े पैसे और उसमें लगाएंगे, लेकिन एक दूसरी सोने की चेन बाय कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सोने की चेन को इसलिए बाय करता है कि उसे सेल करके और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करेगा। दूसरी बात यह है कि ज्वेलरी में क्योंकि मेकिंग चार्जेस होते हैं, तो अगर आप उसे सेल करने जाएंगे तो मेकिंग चार्जेस का आपका लॉस है, प्लस आपका जो जीएसटी है वो एक अलग से एक्सपेंस है आपके लिए। तो इस हिसाब से ज्वेलरी तो बिल्कुल भी कंजम्पशन के लिए आप बिल्कुल उसकी कंसिडर कीजिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन यदि आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट के लिए है ही नहीं। हाँ, जहां तक बार्स एंड कॉइन्स का सवाल है वो कंसिडर किया जा सकता है यदि आप फिजिकल गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अब हम बात करें, यदि जैसा आपने पूछा कि एज के अकॉर्डिंग क्या आपका नजरिया होना चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि देखिए, ये सिर्फ एक आप अगर जैसे अक्षय तृतीया की बात करें और शगुन के तौर पर किसी को सोना बाय करना हो तो यहाँ पर लोग फिजिकल गोल्ड ही प्रीफर करते हैं। हालांकि यदि हम आज थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से इसको लेना चाहें तो दूसरे तरीके से, यदि आप गोल्ड ईटीएफ बाय कर लें या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बाय कर लें इस अवसर पे, वो भी अच्छा है। लेकिन क्योंकि लोग ट्रेडिशनली बाय करते हैं तो यहाँ पर आप गोल्ड के कॉइन्स और बार्स बाय कर सकते हैं। लेकिन ज्वेलरी यदि आप कंजम्पशन के लिए, मतलब आपको पहनना है, उसके लिए आप बाय करना चाहते हैं, आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, तभी आप बाय करें। अदरवाइज ये एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये अगर आपके पास लंबा, उसके अलावा मतलब त्योहार की बात छोड़ दें, शगुन के हिसाब से हम बात ना करें, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यदि आपके पास लंबा समय है, आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को शामिल करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का सहारा लीजिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अभी अर्णव जी ने पूरा एक्सप्लेन किया, तो ये इसके लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपका लंबा नजरिया है, 8 साल की इसकी मैच्योरिटी है,
5 साल के बाद में आप इसे रिडीम कर सकते हैं। हालांकि उससे पहले भी जरूरत पड़े तो अगर आपके पास ये डीमैट फॉर्म में है तो ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन आपने गवर्नमेंट से बाय किया है, गवर्नमेंट को आप 5 साल के बाद रिटर्न कर सकते हैं और 8 साल में तो मैच्योर हो ही जाता है। तो यदि आपका नजरिया 5 साल 8 साल का है तो आप बिल्कुल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कीजिए। तो यंग जनरेशन की आप बात कर रहे थे, यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड उनके लिए एक अच्छा विकल्प रहेगा। साथ ही यदि आप मिडिल एज में हैं और यहाँ पर आप चाहते हैं किस तरह की इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए, तो यहाँ भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो आपके पास है ही विकल्प, उसका आपको बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही आप यंग हो या मिडिल एज में, यहाँ पर आप गोल्ड में एसआईपी कीजिए। देखिए एसआईपी क्योंकि गोल्ड में भी वही है कि प्राइस में उतार चढ़ाव होता है, और जब ऐसे किसी प्रोडक्ट में जहां पर गारंटीड रिटर्न नहीं होते हैं, वहां पर यदि आप इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक एवरेज प्राइस मिलेगा। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करना आपके लिए बेहतर होगा। और आप अगर इस एज में है जहां पर आपके पास 15-20 साल भी बचे हुए रिटायरमेंट के लिए, तो आप बिल्कुल एसआईपी कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब आप रिटायरमेंट के नजदीक हो जाते हैं और वहां पर आप गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं, तो वहां पर देखिए क्योंकि आप ऐसा प्रोडक्ट नहीं रख सकते जहां पर लिक्विडिटी कम हो, तो वहां पर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और साथ ही गोल्ड ईटीएफ आपके लिए अच्छी चॉइस होगी, क्योंकि आप जब चाहें तब वहां से निकल सकते हैं, लिक्विडिटी वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब वहां पर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बजाय यदि गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स का सहारा लेंगे तो बेहतर होगा। तो इस तरह से आप अपने जब यंग हैं उस वक्त आप गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में कर सकते हैं, लेकिन जब आप एज रिटायरमेंट के आसपास हो या उसके बाद की हम बात करें, तो यहाँ पर लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ आपके लिए बेहतर विकल्प माने जा सकते हैं। तो हर वर्ग के निवेशक के लिए यहाँ पर एक सलाह है, यंग इन्वेस्टर के लिए, मिडिल एज इन्वेस्टर के लिए, और अगर आप रिटायरमेंट के पास पहुँचने वाले हैं तो उनके लिए भी किस तरह से गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज़ करें कि कौन सा प्रोडक्ट में आप जाना चाहते हैं। गोल्ड में भी अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अर्नब जी, यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा हमारे दर्शकों की समझाइश के लिए कि कैसे एक कॉमन जो इन्वेस्टर है वो सॉवरेन गोल्ड फंड, गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगा सकता है, क्या उसका प्रोसेस होगा और कितने उसके एक्सपेंसेस होते हैं? जी, अगर आप देखें तो जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसके मल्टीपल नए इश्यूज आते हैं हर साल। यानी कि सरकार एक पूरा टाइम टेबल लेआउट करती है जहां पर वर्चुअली हर मंथ एक नया इश्यू या एक नई सीरीज आती। तो जो लोग उस समय पर जब ये इश्यूज खुले होते हैं तब उनको निवेश करना है, तो वो सीधे जाके नए इश्यू में अपना पैसा लगा सकते हैं और उस नए इश्यू में जैसे कि उसका पूरा टेन्योर है कि 8 साल का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जो लोग के उनके पास ऐसा समय नहीं है कि वो अगले इश्यू तक समय के लिए खड़े रहे या उनको तुरंत ही निवेश करना है, तो दूसरा विकल्प गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के एक्सपोजर के लिए ये होता है कि ये बॉन्ड्स सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड भी होते हैं, तो वहां से भी कोई भी व्यक्ति है वहां से खरीद सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी जरूरी है कि अगर आप इसे सेकेंडरी मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो शायद आपको लिक्विडिटी कम मिले। और दूसरी बात ये होती है कि जब आप सेकेंडरी मार्केट में लेने जाए तब आपको ध्यान से देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन यानी कि उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, कौन से सीरीज में आप निवेश कर रहे हो, क्योंकि उस हिसाब से आपको अपना प्लानिंग करनी है। अब ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि देखिए जब आप गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करते हो तो उसमें जो एनुअल 2.5% का जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो टैक्सेबल होता है, यानी कि आपको उस पर टैक्स भरना होता है। लेकिन अगर आपने इनिशियल इश्यू में गोल्ड बॉन्ड ले लिए है और आपने मेच्योरिटी तक उसे होल्ड किया, तो उस पे जो कैपिटल गेन्स होता है वो टैक्स फ्री हो जाता है। तो यानी कि अगर आपने नए इश्यू में बॉन्ड लेकर एंड तक रखा है और उसमें आपको कैपिटल गेन हुआ तो उस पर आपको टैक्स भरना नहीं है। अब मान लीजिए कि आपने एक नए इश्यू में बॉन्ड ले लिए हैं और फिर आपने जाके उसे स्टॉक एक्सचेंज पर बेच दिए, तो उस पे आपको
इंडेक्सेशन के साथ आपको मान लीजिए कि उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वो शामिल होता है, तो इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ आपको ये टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टैक्स की हिसाब से भी आपको अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करनी होगी, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस सिंपल है। नए इश्यू जब भी आते हैं वहां पर आप ले सकते हैं, या सेकेंडरी मार्केट से भी उसे आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर ये भी एक पॉइंट निकल के आया आपने जो बताया कि लेना तो सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन जो एक टेक अवे मैं आपकी बात से निकाल रहा हूँ वो ये कि आपको पेशेंस तो दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप लीजिए, उसको होल्ड कीजिए, तब ज़्यादा फायदा होगा, रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, पूरा जो मेच्योरिटी पीरियड तक है तब वो कैपिटल गेन्स टैक्स से फ्री होगा। यहाँ पर पंकज जी, एक नए तरह का जो गोल्ड जो हम बात करते हैं वो है डिजिटल गोल्ड। अब ये डिजिटल गोल्ड क्या है ये समझना भी जरूरी है। आजकल तो गूगल पे ऐप खोलिए, उस पर भी आप गोल्ड खरीद सकते हैं। आप कोई और पेटीएम खोल लीजिए, जितने भी ऐसी यूपीआई के ऐप्स आ गए हैं वहां पर भी गोल्ड खरीदे जा सकते हैं। क्या यही डिजिटल ऐप गोल्ड है, या कैसे समझना चाहिए डिजिटल गोल्ड को? देखिए, डिजिटल गोल्ड का मतलब यही है कि जो गोल्ड का प्राइस है उस हिसाब से आप गोल्ड बाय, मतलब फिजिकल गोल्ड आपको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन जो गोल्ड का प्राइस है उस हिसाब से आपको ये दिखाया जा रहा है कि उतना गोल्ड आपके अकाउंट में आ गया है। और उसके बाद आप इस तरह से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जब आप सेल करेंगे उस वक्त जो प्राइस होगा उस हिसाब से आप सेल कर सकते हैं। तो हम अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें या फिर हम डिजिटल गोल्ड की बात करें, बात दोनों में एक ही है। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो सरकार द्वारा जारी किया जाता है, और यहाँ पर दूसरे जो बेनिफिट्स हैं, हम चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन की बात कर लेंगे, टैक्स नहीं लगता है, या हम ये इंटरेस्ट की बात करें वो एडिशनल है। लेकिन ये जो तरीके हैं, चाहे हम डिजिटल गोल्ड की बात कर रहे हैं, या हम गोल्ड ईटीएफ की बात करें, या हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें, ये इसका मतलब ये है कि जिस प्राइस पर सोना चल रहा है उस वक्त पर, उस प्राइस पर आप खरीद रहे हैं, और बेचते वक्त जो प्राइस है सोने का उसे उस प्राइस पर आप बेच रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा एक अंतर यहाँ पर मैं और कह दूं कि डिजिटल गोल्ड जो है इसकी आप बात कर रहे हैं, वहां पर बहुत छोटे से अमाउंट से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो यदि आप छोटा सा एक अमाउंट बाय करना चाहें तो अलग अलग वहां पर कई बार तो ऐसा भी वो हाईलाइट करते हैं कि 1 रुपए में सोना खरीदिए। तो मतलब कि आप छोटे छोटे अमाउंट से सोने में एक्सपोजर ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इसके मुकाबले जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है। और सेकंड चॉइस जो होगी वो गोल्ड ईटीएफ रहेगी एज कंपेयर टू डिजिटल गोल्ड। तो सॉवरेन गोल्ड फंड और उसके बाद गोल्ड ईटीएफ, ये प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। लेकिन पंकज जी, जो हाथ में फ़ोन है और उसमें एक ऐप है, उसमें से मैं अगर सोना खरीद सकता हूं तो उसका जो क्या कहें, उसकी लालच कहे या उसका जो अट्रैक्शन है उसको कम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए पंकज जी आप ही से जानना चाहूँगा कि अगर ये जो सारी ऐप्स हैं, चाहे वो गूगल पे है या कोई और है, इस पर सोना खरीदना हो तो पहला सवाल तो मेरे मन में ये आता है कि ये कितना सुरक्षित है, और दूसरा कि ये कैसे किया जाए। देखिए, जहां तक आपने कहा कि मोबाइल से बाय करना, आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी अपने मोबाइल से बाय कर सकते हैं। आप गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी अपने मोबाइल से बाय कर सकते हैं। तो ये सिर्फ डिजिटल गोल्ड की ही बात नहीं है। आप जिन एप्स की बात कर रहे हैं, इवन अगर आप पेटीएम की बात करें या ईटी मनी की बात करें, तो वहां पर भी आपका देखिए डीमेट अकाउंट है, आपके पास ईटी मनी में अकाउंट खुला हुआ है, तो आप वहां से भी गोल्ड ईटीएफ बाय कर सकते हैं। तो अब सिर्फ यहां तक सवाल ये नहीं है कि डिजिटल गोल्ड की बात है। तो तरीका यही है, ये अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग तरीके से आप बाय कर सकते हो। फिर अल्टीमेटली आप चाहे एटी मनी ऐप से आप चाहें तो इस तरह से डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हैं, या आप गोल्ड ईटीएफ बाय कर सकते हैं। और तरीका सिंपल है, आपके पास अकाउंट है, अकाउंट में आपने सिलेक्ट करना है क्या बाय करना है, आपने पेमेंट करना है जितना अमाउंट है। यदि आप उस अमाउंट का आपको क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में, मतलब कि आपका फिजिकल तो कुछ है नहीं, लेकिन आपके अकाउंट में दिखाई दे रहा है कि इतना ग्राम या इतनी यूनिट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गई हैं और उसकी वैल्यू ये है। तो तरीका बहुत सिंपल सा होता है। और लेकिन मैं फिर अगेन एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि लालच आता है जब मोबाइल हाथ में होता है, और इसलिए लोग डिजिटल गोल्ड में करते हैं। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि हम अगर बात करें रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स की, तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं, गोल्ड ईटीएफ है, ये सेबी द्वारा रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। जहां तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के सवाल है, ये तो जो वर्ड है सॉवरेन, तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ही जारी करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इसको जारी करता है। तो ये तो बिल्कुल है ही। जहां तक सवाल है डिजिटल गोल्ड का, तो इसको भी ये नहीं कह रहा हूं कि ये रिस्की है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें यहाँ पर इन जो मैंने ऑप्शन बताए उनसे कंपेयर करें,
तो अगेन मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रेफरेंस दूंगा कि आप इस तरह के जो रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, वहां पर ज्यादा ध्यान दें। और आप यूनिट्स की बात करें तो गोल्ड ईटीएफ पे एक सिंगल यूनिट के रूप में बाय किया जा सकता है, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करें। करेक्ट, बिल्कुल पसंद अपनी अपनी है और बिल्कुल सही आपने जो बात कही कि आपकी प्रेफरेंस ईटीएफ की तरफ ही रहेगी। मैं अर्नब जी से भी यही सवाल पूछना चाहूंगा। अर्नब जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि एक बड़ा सवाल मन में आता है, जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो आपको पता है आपके हाथ में गोल्ड है, चाहे वो गोल्ड कॉइन है, चाहे ज्वेलरी है या बार है, आपके हाथ में है। हाँ, उसका एक रिस्क ये जरूर है कि उसको रख रखाव का उसकी चिंता रहती है, कहाँ रखें, या बैंक का लॉकर लें तो एक कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी। ये सारे फैक्टर्स अपनी जगह हैं। जब हम किसी ऐप के जरिए गोल्ड खरीद रहे हैं, जैसा हम चर्चा कर रहे थे, गूगल है, पेटीएम है, और भी कई तरह की ऐप्स अवेलेबल हैं जहां से आप खरीद सकते हैं। यहां से जब आप ऐप खरीदते हैं, माफ कीजिए, सोना खरीदते हैं, तो क्या वो सुरक्षित है, कितना सुरक्षित है, और दूसरा क्या तरीका, क्या प्रोसेस उसका होना चाहिए फिर? जी देखिए, जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स, बार हो, कॉइन्स हो, तब क्या होता है कि दो फैक्टर्स एट प्ले होते हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि जब आप उसे अपने हाथ पे लेते हैं या आप उसे फिजिकली देखते हैं, तो आपको एक एश्योरेंस मिलता है कि हाँ, ये मेरे पास ये चीज है। लेकिन दूसरा फैक्टर विच कम्स इनटू प्ले ये होता है कि आपको उसे सेफली रखना है। तो सेफ्टी एक कंसर्न हो जाता है, उसमें थोड़ा आपको कॉस्ट भी भरना पड़ता है। अब जब डिजिटल गोल्ड की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए, डिजिटल गोल्ड में तो आपको उसे फिजिकली देख नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते। लेकिन आपको जब भी आप कोई भी ऐप या इस प्रकार की सिचुएशन में जब आप इस प्रकार का गोल्ड मिलता हो, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो किस पे बैक हुआ है। क्योंकि देखिए कि मोस्टली जो डिजिटल गोल्ड होता है, उसमें क्या होता है कि बैक एंड पे एक एंटिटी होती है जो फिजिकल गोल्ड अपने पास रखता है, और उस गोल्ड के सामने आपको एक सर्टिफिकेट या एक डिटेल्स देता है कि इसमें से ये पार्ट आपका होल्डिंग है। तो मान लीजिए कि कस्टोडियन जिसे हम कहते हैं, तो मान लीजिए कि एमएमटीसी कस्टोडियन है, तो उसमें आपको एक एश्योरेंस है कि आपने जो डिजिटल गोल्ड खरीदा हुआ है, तो वो बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड है, और उसका होल्डिंग आप फिजिकली देख नहीं सकते, लेकिन एक कस्टोडियन के पास वो गोल्ड है, तो आप चाहे तो फिर अपना गोल्ड उसे के साथ रिडीम भी कर सकते। तो ये बात चेक करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, सब प्रकार के डिजिटल गोल्ड में एक अच्छा कस्टोडियन हो, सेफ हो, ये जरूरी नहीं है। आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये है, और ये है तो फिर आपको एक एश्योरेंस आता है कि यहाँ पर एक सेफ्टी है। तो जब आप प्रोसेस के बारे में बात करते हो, तो प्रोसेस देखिए, ये सब एप्स जहां पर से आप डिजिटल गोल्ड लेते हैं, उन्होंने काफी सिंपल कर दिया इन द सेंस कि आपको गोल्ड परचेज या गोल्ड के सेक्शन में जाना है, वहां पर शायद एक लॉकर हो या एक अकाउंट हो, वहां पर आपको जितना आपको निवेश करना है उसकी अमाउंट डाल दीजिए, तो उससे आप गोल्ड खरीद सकते हैं। और उसका सेल का प्रोसेस भी डिजिटल गोल्ड में इसी प्रकार का होता है कि वहां जाकर आप बेच भी सकते हैं एट दी अवेलेबल प्राइस। तो ये प्रोसेस काफी सिंपल होता है, लेकिन आपको इसमें चेक करना रहता है कि किस प्रकार से इसका एक्चुअल फिजिकल सेफ्टी है या नहीं। तो ये करके देखिए, तब आप उसकी सेफ्टी जान सकते हैं। लेकिन ओवरऑल, जैसे कि अगर आप निवेशक ही हो और आपके पास डीमैट अकाउंट ही है, तो ऑब्वियसली आपको ये पता चलेगा कि ईटीएफ और एक्चुअली गोल्ड सेविंग्स फंड जो होते हैं, वो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए और कन्वीनियंट और अच्छे होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया अर्नब जी कि कैसे फिजिकल और डिजिटल गोल्ड में फ़र्क है, कैसे आप ये परख सकते हैं कि वो सेफ है। फॉलो उसे करना है निवेशकों को, तो जाहिर तौर पे फ़ायदा होगा। एक छोटा सवाल आप दोनों से एक बार मैं क्विकली पूछना चाहूँगा। अब जब अक्षय तृतीया आने वाली है, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप कि क्या लेना चाहिए निवेशकों को? पहले मैं पंकज जी के पास आऊँगा। पंकज जी, गोल्ड ईटीएफ या कुछ और? बिल्कुल, मैं तो गोल्ड ईटीएफ ही कहूंगा कि इस मौके पर आप गोल्ड ईटीएफ बाय करें, आपके यूनिट एक्यूमुलेट करें। लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा और कहना चाहूंगा कि यदि आप फिजिकल गोल्ड बाय कर रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान दें कि थोड़ा सा हॉलमार्क जरूर चेक करें, और ये जरूर इंश्योर करें कि आप अगर 24 कैरेट सोना खरीद रहे हैं तो 24 कैरेट हो, क्योंकि ईटीएफ में तो गारंटी है कि वो 99.5% प्योरिटी और 24 कैरेट गोल्ड
आप बाय कर रहे हैं, जब आप गोल्ड ईटीएफ बाय कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल गोल्ड में ध्यान रहे कि आप यहाँ पर शुद्ध सोना बाय करें। तो जो भी अक्षय तृतीया पे चाहे आप ईटीएफ बाय करें या फिजिकल गोल्ड बाय करें, लेकिन ये जरूर इंश्योर करें कि जो चीज आप बाय कर रहे हैं वो शुद्ध हो। और बिल्कुल, जो अगर मेरी चॉइस की मैंने बोला तो मैंने आपसे बोला कि गोल्ड ईटीएफ मेरी फर्स्ट जी चॉइस हाँ, रहेगी। आपकी आपकी चॉइस तो गोल्ड ईटीएफ है और वो सेफ चॉइस भी है और अच्छा रिटर्न वाली चॉइस भी है। अर्नब जी, आप क्या सलाह देंगे निवेशकों को इस बार अक्षय तृतीया पे? अगर जो हमने चर्चा की सारे गोल्ड जो ऑप्शंस हैं उसमें से कुछ लेना है तो क्या आप प्रेफर करेंगे? मेरे हिसाब से तो आप अपने नीड्स के हिसाब से जो लेना है वो ले सकते हैं, लेकिन चॉइस ऑब्वियसली इन रैंकिंग ऑर्डर यही होता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, फिर गोल्ड ईटीएफ और फिर दूसरे सभी ऑप्शंस। तो आप अपनी नीड्स को देख के चूज कीजिए, लेकिन अगर आपको निवेश के लिए हिसाब से करना है तो मेरा चॉइस ये है। ओके, तो चलिए, गोल्ड ईटीएफ यहाँ पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे दोनों ही मेहमानों को लग रहा है कि वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इस अक्षय तृतीया पर। अगर आप लेना चाहते हैं सोना तो आपके पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। उनमें से अपनी नीड के हिसाब से किस तरह का प्रोफाइल है, आपका रिस्क प्रोफाइल है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको सोने में निवेश करना चाहिए। चलिए, स्वागत है एक बार फिर आपका कार्यक्रम में। और अब वक्त हो गया है हमारे दर्शकों को हमारे साथ जोड़ने का। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, पंकज मटपाल जी और अर्नब पंड्या जी। और हमारे पहले कॉलर भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, लीलानंद ठाकुर साहब हमारे साथ हैं। नमस्कार ठाकुर जी, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, बिल्कुल ठीक है सर। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल बढ़िया हैं। बताइए, क्या सवाल है आपका? सर, मैंने जो अपना पोर्टफोलियो भेजा है उसमें मेरे रिटायरमेंट फंड के बारे में सवाल था। मैंने 2 फोलियो बनाया है और मैं उसमें रिव्यू भी कराना चाह रहा हूँ। और क्या वो फोलियो ठीक है? मैंने 6 फंड दोनों में जी, मेरे सामने जो पोर्टफोलियो है आपका, उसमें आप 8,000 रुपए एमए इमर्जिंग ब्लू चिप में लगा रहे हैं, 7,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, एक्सिस ग्रोथ कैप में भी आपने लगाए हैं, एसबीआई स्मॉल कैप में भी आपने पैसे लगाए हुए हैं। तो सवाल मेरा ये है कि आपका लक्ष्य क्या है? क्या आप दिमाग में रखकर प्लानिंग कर रहे हैं? सर, मेरा एज 45 ईयर्स है और हम आगे रिटायरमेंट का ही लक्ष्य है सिर्फ। और बाकी बच्ची की शादी का है तो मैंने वो अलग से डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में रखा है उसके लिए। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे का पढ़ाई ऑलरेडी मतलब एक बच्चे का चल रहा है तो वो भी अलग से हो रहा है। तो हम 50,000 के करीब मतलब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने। और हम ये पिछले 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा बढ़ाया, पहले बहुत कम था, 10,000 के आसपास था। तो चलिए, ये तो आपने बताया, मैं आपसे पूछने वाला था कि कब से आप कर रहे हैं। 5 साल से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और आजकल तो लीलानंद जी, रिटायरमेंट की कोई एज होती नहीं है, लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो आपने कोई लक्ष्य रखा है कि आप 60 साल में रिटायर होना चाहते हैं? आपके पास कितना समय है? 60 है, 65 है, 70 है? कितना समय है यहाँ से आपके पास? सर, मेरे पास 15 साल टाइम है लगभग। और हम लोग का कोई जॉब नहीं है सर, हम लोग का बिजनेस है। अच्छा, तो बिजनेस में अप एंड डाउन होते रहता है। चलिए, ये अच्छी बात है। 15 साल तक का समय यहाँ से है, 5 साल पहले आपने शुरुआत की है। अर्नब जी के पास चलते हैं। अर्नब जी, 45 साल की उम्र है, रिटायरमेंट की प्लानिंग करने का विचार है और 50,000 तक के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। कुछ बड़े फंड्स में निवेश जरूर है, इमर्जिंग ब्लू चिप में, फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी है। क्या व्यू बनेगा इनके पोर्टफोलियो पर आपका और क्या सलाह देंगे आप ठाकुर साहब को? देखिए, इन्होंने जो पोर्टफोलियो डिवाइड किया हुआ है, 2 पोर्टफोलियो 2 गोल्स के लिए, और वो 2 गोल्स के लिए इनके पास एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इन गोल्स के लिए उनको कितना एक्चुअली निवेश करना चाहिए। अब इनको एक गोल के लिए जो 3 करोड़ चाहिए 15 साल के बाद, उसके लिए हम अगर मान लें कि इनका जो पोर्टफोलियो है वो एट अ कंपाउंडेड रेट ऑफ 12% ग्रो करे, क्योंकि समय लंबा है, तो और इक्विटी का एक्सपोजर इसमें ले, तो उसके लिए तकरीबन इनको 60,000 पर मंथ का निवेश करना पड़ेगा। और दूसरा गोल जो है, जिसमें 2 करोड़ का गोल है, तो उसके लिए उनको तकरीबन 40,000 का निवेश करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि वो निवेश कितना कर रहे हैं। जो पहला पोर्टफोलियो है उसमें अराउंड 32,000 पर मंथ का निवेश हो रहा है, यानी कि जो 60,000 होना चाहिए उसके सामने 32,000 का निवेश हो रहा है। तो इसमें ऑब्वियसली उनको जो रकम है वो बढ़ानी पड़ेगी टू रीच द इंटेंडेड टारगेट। अब ये जो पोर्टफोलियो है उसमें हम क्वालिटी ऑफ फंड्स देख ले
तो फंड्स के क्वालिटी अच्छे हैं, लेकिन एक तकलीफ यहाँ पर ये है कि जो फंड्स है उसमें से 3 फंड सिर्फ एक ही कैटेगरी के हैं और वो सिमिलरली रेप्लिकेट हो रहा है, यानी कि जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है उसमें उन्होंने 3 फंड्स जोड़े हुए हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये 3 फंड्स में से कम करके 2 कर दे, यानी कि मिराई का इमर्जिंग ब्लू चिप और कैनेरा रोबेको का जो फंड है वो बनाए रखे और इसके सामने एक फोकस्ड फंड, एसबीआई का फोकस्ड फंड जोड़ दो। तो ये इनके पोर्टफोलियो के लिए, फर्स्ट पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। दूसरा पोर्टफोलियो जो है जहां पर गोल उनका रिक्वायरमेंट है 40,000, निवेश कर रहे हैं 25,000, वहां पर भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर भी जो क्वालिटी ऑफ फंड से अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि उन्होंने 2 ईएलएसएस फंड्स में निवेश किया हुआ है, तो 2 ईएलएसएस फंड्स में साइमल्टेनियसली निवेश की जरूरत नहीं है। जो भी ईएलएसएस फंड में उनको निवेश करना है वो सिर्फ मिराई का जो टैक्स सेवर फंड है उसी में डायरेक्ट करें, और दूसरे फंड्स में जब वो निवेश बढ़ाए तो जो एग्जिस्टिंग फंड्स है उसी में बढ़ाए। तो ये स्ट्रेटेजी अगर ये फॉलो करेंगे तो उनके इंटेंडेड टारगेट तक वो पहुंच सकेंगे। ओके, तो ये बदलाव ज़रूरी है यहाँ पर ठाकुर साहब। आपके जो पोर्टफोलियो हैं उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा, जैसा अर्णव जी बता रहे हैं, दोनों ही फंड्स में, क्योंकि जो आपके टारगेट है, इंटेंडेड टारगेट है 3 करोड़ और 2 करोड़ का, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा पोर्टफोलियो को चर्न करने की ज़रूरत होगी। एक जैसे जो फंड्स हैं उनको आप हटा सकते हैं, नए फोकस्ड फंड को आप ऐड कर सकते हैं। कोई और सवाल ठाकुर साहब फिलहाल आपको समझ में आया किस तरह से आपको चेंज करना है अपना? मैंने जो वो 3 फंड लिए हैं लार्ज एंड मिड कैप से जी, तो पहले हमारे पास 2 ही फंड थे, मिराई का और केनरा का। तो केनरा और मिराई में थोड़ा ओवरलैप हो रहा था, तभी मैंने एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लिया है जी, ताकि वो ओवरलैपिंग ना हो, इसके चलते। करेक्ट। तो दूसरी बात बिल्कुल, है कि तो मैंने वही इसलिए लार्ज एंड मिड कैप को चुना है कि सर आगे हम इसके सोच रहे हैं कि इसके द्वारा एसडब्ल्यूपी भी हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये भी अर्णव जी से पता कर लेते हैं। अर्णव जी, एसडब्ल्यूपी किया जा सकता है? जी, अब की तारीख में उनका फोकस यही होना चाहिए कि वो वेल्थ एक्यूमुलेट करे, क्योंकि एसडब्ल्यूपी का जो समय आएगा वो तो जब उनको पैसे निकालने तब आएगा, और वो गोल तो काफी दूर है मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने 15 इयर्स का टारगेट बताया हुआ है। तो अभी मेरे हिसाब से इन फंड्स को उनको इसलिए शामिल करना है ताकि वो वेल्थ एक्यूमुलेट कर सके। जब वो रिटायरमेंट पास आएगा तब उनको पोर्टफोलियो में बदलाव करने पड़ेंगे और फंड्स में बदलाव करने पड़ेंगे, ताकि जो एप्रोप्रिएट फंड है उस समय के लिए गोल नजदीक आने पर वहां से फिर वो एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। तो ठाकुर साहब, जो समझने की बात है वो ये कि आपने जो पोर्टफोलियो बनाया, आपने आज जो पोर्टफोलियो बनाया, आपने अपने लिए एक टाइम फ्रेम तय किया, 15 साल आपका टाइम फ्रेम है, तो आप 15 साल के हिसाब से आज की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो बना रहे हैं। आप जब एसडब्ल्यूपी का प्लान कर रहे हैं, वो आने वाले समय में जब आपको जरूरत होगी पैसे निकालने की, तब आपको अपने पोर्टफोलियो में शायद कुछ बदलाव और करने पड़ेंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो है जो ऊपर नीचे होगा आपकी जरूरत के हिसाब से। तो तब जो है जब आपको विड्रॉल प्लान की जरूरत होगी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की, तब आप बदलाव कर सकते हैं उसमें। फिलहाल आज के हिसाब से आपको अपने दोनों ही जो पोर्टफोलियो हैं उनमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है। चलिए, ये तो बात हुई लीलाराम ठाकुर साहब की, उनका सवाल हमने लिया, समझा भी। अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ दीपक चौधरी जी जुड़ रहे हैं। दीपक जी नमस्कार। दीपक जी, आपको अपने टेलीविजन की आवाज कम करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें टाइम लैग होता है। आप फोन पर हमें सुनिए और वहां पर हमें जवाब दीजिए। जी नमस्कार जी, बताइए किस तरह का निवेश आपने फिलहाल किस तरह का किया हुआ है? सर, मैंने अभी 8 या 10 म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है और सब में 2-2 हजार का किया हुआ है, पिछले 1 साल से कर रखा है। आप एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं? हाँ जी सर। तो ये जो 8-10 आपने म्यूचुअल फंड तय किए हैं, ये किस हिसाब से तय किए हैं? सर, ये एक तो मैंने देखा हुआ है, एक मेरे फादर भी कर रहे थे तो उनसे कुछ सजेशंस लिया था, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे उनसे सजेशन लिया था, और कुछ नेट पे जो हम लोग देखते हैं ना रेटिंग वगैरह, उनके हिसाब से देखा था मैंने कुछ। ओके,
तो दीपक जी, जो आप ये कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए का मैं देख रहा हूं, करीब हर महीने 10 अलग अलग फंड में आप कर रहे हैं निवेश, करीब 20,000 रुपए का निवेश आपका हो रहा है हर महीने का। तो आपका टारगेट क्या है, आप मतलब कितना समय दे सकते हैं और आपका अल्टीमेट गोल क्या है? मेरा 5 साल का गोल है अल्टीमेट, और 5 में 50 लाख का है कम से कम। 5 साल में आप 50 लाख की राशि जमा करना चाहते हैं। चलिए पता कर लेते हैं। पंकज जी, यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन के लिए कहिए या फिर जो भी विचार रहा हो दीपक जी का, हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे अलग अलग फंड्स में इन्होंने 2-2 हज़ार रुपए की एसआईपी कर रखी है। आपको लगता है कि 5 साल में 50 लाख तक का टारगेट जो है वो अचीव होगा या फिर कुछ बदलाव करने की जरूरत है इनके पोर्टफोलियो में? देखिए, दीपक जी को मैं काफी अलग सलाह दूंगा। पहली बात तो यह है कि इन्होंने बहुत सारे फंड रखे हुए हैं, 10 फंड्स, और उसमें भी अगर देखा जाए तो एक्सिस में तो इनका बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर है। इन्वेस्टर्स को पहली बात तो अपने पोर्टफोलियो में एक कैटेगरी में 1 या 2 स्कीम से रखें तो बहुत है। तो आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह से 3 कैटेगरी आप रखें तो सब कुछ आपका हल हो जाता है। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपका नजरिया अगर 3 साल का है, हम हमेशा कहते हैं इक्विटी में अगर निवेश कर रहे हो तो आपका नजरिया लंबा होना चाहिए, कम से कम 5 साल का तो नजरिया हो। और ऐसे में स्मॉल कैप में अगर कर रहे हो तो कम से कम 10 साल का आपका नजरिया होना चाहिए। तो आप निवेश करना चाहते हैं 3 साल के लिए, और आपने निवेश किया हुआ है यहाँ पर इक्विटी फंड्स में, स्मॉल कैप भी आपके पोर्टफोलियो में है। यदि मैं ये मान के भी चलूं कि 1 साल पहले से शुरुआत की हुई है तो 4 साल के हिसाब से भी स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। तो एक तो यह है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में रिस्क थोड़ा कम लेना चाहिए, और ऐसा नहीं कि ज्यादा रिस्क होगा तो रिटर्न ज्यादा ही मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर उस हिसाब से आपको बदलाव करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में डेट ज्यादा शामिल होना चाहिए, तो आप डेट फंड्स में या फिर बैलेंस्ड फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर यहाँ पर आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसको बढ़ाना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जहां तक टारगेट है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 20,000 महीना, यानी कि 1 साल में 2,40,000 रुपए, और 5 साल में आप 50 लाख रुपए अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लगता है। क्योंकि यदि कोई 12% का भी अगर CAGR मान के चलता है तो भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। और मैं अगर 10% के हिसाब से कैलकुलेट करूं 3 साल का जो आपका होराइजन है उस हिसाब से, तो 20,000 रुपए महीना 10% का अगर हम CAGR पकड़ के चले तो लगभग बनते हैं 8 लाख रुपए। यदि आपको 50 लाख बनाने हो तो करना पड़ेगा 1,20,000 रुपया इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत ही दूर है आपके इन्वेस्टमेंट से। तो यहाँ पर आपका जो गोल है उसको आपको रिवाइज करने की जरूरत है। देखिए, म्यूचुअल फंड से एक आप एवरेज रिटर्न मान के चल सकते हैं, जैसे कि FD में आपको 6% के आसपास रिटर्न मिलते हैं, और म्यूचुअल फंड में आप 12% की उम्मीद कर लीजिए, डबल हो गया मतलब FD के रिटर्न के कंपैरिजन में। हालांकि गारंटीड नहीं है, पर 12% का एक्सपेक्टेशन एक सही एक्सपेक्टेशन है लॉन्ग टर्म में। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि आपको 100% का रिटर्न मिल जाएगा, 50% रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1 साल में कोई स्कीम डबल भी कर देती है पैसा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सब पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको अपने गोल्स को रिवाइज करने की जरूरत है, स्कीम्स में बदलाव करने की जरूरत है। आप उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कीजिए। तो दीपक जी, ये सलाह रही आपके लिए। एक बात तो ये कि एक्सेस में जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है आपका, तो आपको उसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि गोल को अपने फिर से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा पंकज जी भी बता रहे हैं कि 10 से 12% तक के रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है, गारंटीड वो भी नहीं होता, उसकी उम्मीद की जा सकती है। और जिस तरह का आपने टारगेट रखा है उसके लिए आपको महीने के करीब 1,20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो वो संभव है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपये का जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर महीने, उसमें आपको जो है वो लिमिटेड ही रिटर्न मिलेगा अगले 5 साल तक के लिए। तो आपको थोड़ा सा अपने गोल को रिवाइज करने की ज़रूरत है और अपने पोर्टफोलियो को एक बार फिर से एक बार फिर से देखने की ज़रूरत है कि वो कैसे उसको ठीक किया जाए। किसी एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, अपने गोल्स को क्लैरिफाई कीजिए, तो शायद आपका जो फाइनेंशियल प्लान है वो और बेहतर रिटर्न आपको दे पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और वेंकटेशन जी को शामिल करते हैं चर्चा में। वेंकटेशन जी, नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए कैसे हैं आप?
मैं ठीक हूँ सर। मेरी जो इंक्वायरी सर ये जी। इसके रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग है सर। मैंने जो SIP स्टार्ट करना चाहता हूँ वो है 30,000 से 35,000 के बीच में 5 साल के लिए। और मेरा सर जो गोल है वो 5 साल में एटलीस्ट 40 to 45 लाख मुझे अरेंज करना है सर। और जो ओके। इसके रिगार्डिंग मैंने फंड चुन रखे हैं सर वो पारंपरिक और क्वांट स्मॉल कैप का क्वांट फंड है। और सर एक टाटा का डिजिटल फंड है सर, ये जी। पूरा नाम याद नहीं है उसका। जी। तो मुझे ये बस आपसे सजेशन ये चाहिए था कि कौन से फंड में मैं इन्वेस्ट करूं और कितना कितना उसमें वेटेज रखूं सर। आप हर महीने आपने कितना बताया, करीब 30-35 हजार रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ, 30 से 35,000 रुपए के बीच में 5 साल तक सर। क्या आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट शुरू किया है वेंकटेशन जी अभी तक? नहीं सर, मैं आप लोग का इन्वेस्टमेंट देखता रहता था तो उसी से मुझे थोड़ा आइडिया आता था, बट मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया सर। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। अभी आपसे पहले हमारे साथ एक कॉलर थे और उनको हम यही बता रहे थे कि 5 साल में अगर 50 लाख तक का टारगेट है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर 30 से 35 हज़ार रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं महीने के, तो उसमें कौन से फंड्स में आपको करना चाहिए और किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये अपने एक्सपर्ट से हम पूछ लेते हैं। अर्णव जी, क्या लगता है आपको 30 से 35 हज़ार का अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है हर महीने तो कितना, 5 साल का व्यू है इनका भी वेंकटेशन जी का, 5 साल के हिसाब से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्या वो हो जाएगा जो कॉर्पस है एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, और कौन से फंड में इनको फोकस करना चाहिए अब? देखिए, दो चीज है। एक चीज तो है कि अगर हम इनके इनकम के सामने इनके सेविंग्स को देखें तो ये एक बहुत हाई प्रोपोर्शन है और इसके लिए इनको बधाई देनी चाहिए, क्योंकि इतना सारा सेविंग्स करना एक बहुत अच्छी बात है। शायद वो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इस प्रकार का 75 to 80% ऑफ इनकम आप सेव न कर पाए, लेकिन जो शुरुआत की है बहुत अच्छी की है। और इनका गोल यही होना चाहिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट उन्होंने शुरू की है उस पर धीरे धीरे करके वो बढ़ाते जाए। दूसरी बात यह है कि इनका जो गोल है वो इन टर्म्स ऑफ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थोड़ा ऑफ है, क्योंकि इतने कम समय में आप अगर इतनी बड़ी रकम जुटाना चाहते हो तो आपको बहुत बड़ी रकम भी निवेश करनी पड़ेगी। तो ये इनके एग्जिस्टिंग इनकम के सामने शक्य नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गोल थोड़ा अनरियलिस्टिक है। पहली बात तो ये है कि अमाउंट गोल की इनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से थोड़ी ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो 5 साल का समय रखा है वो बाय इटसेल्फ रिस्ट्रिक्ट कर देता है किस प्रकार के फंड्स आप शामिल कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, आइडियली हम कहते हैं 5 साल से ज्यादा अगर आपका गोल क्या एम हो तो फिर आप इक्विटी फंड्स शामिल कीजिए, वो आपको वेल्थ बिल्ड करने में आसानी से मदद करेंगे। लेकिन अगर आप 5 साल निवेश करने वाले हो तो एक्चुअली आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट पीरियड सिर्फ 2.5 years हो जाता है। तो इसमें प्योर इक्विटी फंड्स शामिल करने डिफिकल्ट हो जाते हैं और इसका कॉम्प्रोमाइज आपको रिटर्न पे करना पड़ता है। तो या तो आप बहुत बड़ी रकम निवेश करके रिटर्न पे कॉम्प्रोमाइज कीजिए, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द पीरियड एक श्योरिटी चाहिए कि एटलीस्ट सम अमाउंट तो मेरे पास है वो आएगी। क्योंकि इक्विटी में रिस्क यही होता है कि मान लीजिए कि 5th ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपका पोर्टफोलियो गिर जाए 20-30%, क्योंकि उस साल इक्विटी का परफॉर्मेंस बुरा है, तो फिर आप अपने गोल से बहुत दूर रह जाएं। तो अगर ये इनके गोल को थोड़ा लंबा कर सकते हैं तो फिर इनके लिए एक प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो सही है, वरना उनको हाइब्रिड फंड्स में ही रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जिस प्रकार के फंड्स सिलेक्ट किए हुए हैं उसमें पारंपरिक का सिलेक्शन अच्छा है, क्योंकि ये एक अच्छा फंड है, ओवरसीज मार्केट में भी थोड़ा निवेश करता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग की थीम पे चलता है। लेकिन दूसरे जो फंड्स है जिसमें एक सेक्टोरल या थीमेटिक फंड है, डिजिटल फंड, और दूसरा एक मिड या स्मॉल कैप फंड है, तो इस प्रकार के फंड से रिस्क बढ़ जाता है। और तीसरी बात यह है कि इन्होंने जो एलोकेशन किया है उसमें बहुत बड़ा एलोकेशन उन्होंने सिर्फ पारंपरिक के फंड्स को किया है। तो ये एलोकेशन से भी आपका पूरा बैलेंस हिल जाता है।
तो मेरी सलाह इनसे यही होगी कि अगर वो समय बढ़ा सके तो फिर ही इक्विटी पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए। और अगर इक्विटी पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो आप 3-4 अक्रॉस मार्केट कैप्स फंड सिलेक्ट कीजिए, यानी कि पारंपरिक में आप 10,000 का निवेश कर सकते हैं। दूसरा 10,000 एक लार्ज और मिड कैप फंड जैसे कि कैनरा रेबको का इमर्जिंग इक्विटी फंड है उसमें कर सकते हैं। फिर एक 10,000 एक मिड कैप फंड में कर सकते हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज। और फिर बाकी की छोटी जो रकम है 5-6,000 उसमें एक स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं, अगर इनका नजरिया 5 साल से बड़ा हो तो। अगर वो नहीं है तो फिर उनको सिर्फ हाइब्रिड फंड्स में जाना चाहिए, क्योंकि वही उनके लिए सही होंगे। और फिर जैसे 1 या 1.5 साल बाकी हो उनके गोल के पास आने के लिए, तो फिर वहां से वो थोड़ा डेट में और ज्यादा शिफ्ट हो जाए। चलिए वेंकटेश जी से पूछ रहे थे। वेंकटेश जी, क्या आप अपना जो गोल का समय है जो आपने 5 साल बताया है उसको बढ़ा सकते हैं? हाँ सर, अगर मैं 7 से 10 साल के बीच में करूँ तो मैं इनमें से कौन सा फंड में मतलब निवेश करूँ और कितने कितने वेटेज के साथ सर? बिल्कुल, तो वही अर्नब जी यहाँ बता रहे हैं कि अगर आप 7 से 10 साल तक के लिए अपने गोल के ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं तो पराग पारिक फंड आपका अच्छा है, सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसे आप कम कर सकते हैं। कैनरा रोबेको एक फंड सजेस्ट किया है यहाँ पर अर्नब जी ने, जहाँ पर आप थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं। देखिए, समझने की ज़रूरत ये है वेंकटेश जी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो वो पैसा कहीं ना कहीं अलग अलग जो है एसेट क्लास में जा रहा है। आपने अगर लॉन्ग टर्म आपका व्यू है तभी आप इक्विटी में जाएंगे, क्योंकि तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आपका शॉर्ट व्यू रहेगा तो उसमें हाइब्रिड फंड्स में आपको रहना होगा और फिर हाइब्रिड फंड्स का रिटर्न जो है वो उस हिसाब से बदल जाता है। अर्णव जी, 7 से अगर 10 साल तक का व्यू रखा है इन्होंने, तो पराग पारिक फंड आपने बताया एक, और दूसरा ये बताया कैनरा रोबेको, उसके अलावा कोई और फंड जो इनके फोकस में रहना चाहिए? हिसाब से मैंने जो 4 फंड्स बताए हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 10,000, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज 10,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज 10,000 और फिर एक्सिस का स्मॉल कैप फंड 5,000, अगर ये मिक्स लेते हैं तो फिर इनके टाइम पीरियड के मुताबिक अच्छा रहेगा। और आगे जाते हुए जैसे उनकी रकम बढ़ती है फिर वो देख सकते हैं कि कहां पर इनको ऐड करना है। लेकिन ये भी मेरे हिसाब से एक थोड़ा एग्रेसिव पोर्टफोलियो है उनके लिए, लेकिन अगर 7 से 10 साल का समय हो तो फिर इनके लिए ठीक रहेगा। चलिए, तो ये 4 फंड्स आपके लिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और एक्सिस स्मॉल कैप। आप इस पे वेंकटेशन जी फोकस कर सकते हैं अगर आपका व्यू 7 से 10 साल तक का है। शुक्रिया हमारे साथ हमसे सवाल पूछने के लिए और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। चलिए, कार्यक्रम में वक्त हो गया है जानने का कि हमारे मेहमान आज कौन से गुरु मंत्र लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए। अर्णव जी, बताइए आज का गुरु मंत्र कौन सा होगा हमारे दर्शकों के लिए आपका? जी, मुझे यही कहना है कि देखिए, कई लोगों को अर्ली रिटायरमेंट के बारे में बहुत सोचते हैं, उसकी तरफ काम भी करते हैं, उनका गोल यही होता है कि अर्ली रिटायर कर ले। ये एक अच्छी बात है, लेकिन आपको जब आप इतने अर्ली रिटायरमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो आपको रियलिस्टिक भी बनना पड़ेगा, क्योंकि अर्ली रिटायरमेंट से क्या होता है कि आपका जो समय हो जाता है जिसके लिए आपका कॉर्पस चलना चाहिए, यानी कि कॉर्पस को इनकम देना चाहिए और वो एग्जॉस्ट ना हो जाए, कॉर्पस खत्म ना हो जाए, वो लंबा हो जाता है और कई बार तो 40 या 45 इयर्स से भी ज्यादा हो जाता है। तो ये अगर आप एक बड़ा कॉर्पस बना सके और ये लास्ट कर सके इतने समय के लिए इन्फ्लेशन के सामने, तभी ही आपको अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। वरना एज अ कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन उसको आपको एक रियलिस्टिक तरीके से रियलिटी के साथ भी जुड़ना चाहिए। तो
सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। कितना समय आपके पास है? अर्ली रिटायरमेंट का आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जब इनकम बंद हो जाएगी तो क्या आपकी सेविंग्स आपको सपोर्ट कर पाएंगी आपके रिटायरमेंट में? ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी काम का ये गुरु मंत्र है, क्योंकि लंबे समय से, पिछले कुछ समय से इनफैक्ट लोगों में ये अर्ली रिटायरमेंट का क्रेज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। पंकज जी, आज आप कौन सा गुरु मंत्र देने वाले हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, निवेशक अक्सर एक्सपेंस रेशियो बहुत पूछते हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स में। किसी स्कीम में एक्सपेंस रेशियो कितना है? डेफिनेटली जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतना बेहतर है, लेकिन ये जरूर देखें कि स्कीम की परफॉर्मेंस कैसी है। कई बार एक्सपेंस रेशियो पे इतना फोकस किया जाता है कि जिसका रिटर्न नहीं है स्कीम का, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो यदि एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा हो, लेकिन उसके बाद भी फंड मैनेजर उस स्कीम को इतने बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हो कि रिटर्न्स आपको एक्सपेंस के बाद भी जो नेट रिटर्न्स है वो ज्यादा मिल रहे हो, तो बेहतर है इसके मुकाबले एक कम एक्सपेंस रेशियो वाली स्कीम आप ऑप्ट करें और रिटर्न्स भी आपको कम मिल रहे हो, क्योंकि एक्सपर्टीज जो है वो कॉस्ट के साथ आती है। तो हमेशा ध्यान दें कि नेट रिटर्न कितना मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप स्कीम को एक्सपेंस रेशियो ज्यादा ये करके इग्नोर ना कर दें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है, और बैलेंस बनाना इसीलिए भी ज़रूरी है। पूरे पोर्टफोलियो को जब आप बनाते हैं तो बैलेंस उसमें होना बहुत ज़रूरी है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स होना ज़रूरी है, डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, और यही कोशिश है हमारे इस कार्यक्रम की कि हम आपको समझाएं, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही आपको बता रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी और अर्नब जी, आज शो में शामिल होकर हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए, फिलहाल कार्यक्रम को यही समेटेंगे, दीजिए पूरी टीम को इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।